अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 और उसका लेक्चर नंबर 2 है। और आज का हमारा टॉपिक है डीसी मोटर। हम डीसी मोटर पे बात करेंगे। डीसी मोटर क्या है? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, हमने जो पिछला आर्टिकल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट टाइम, यानी टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, उसी के तहत मतलब जो पिछला आर्टिकल था उसमें डायग्राम मैंने आपको बना के समझाई थी, उसी टाइप की डायग्राम यहां भी बनाएंगे और डीसी मोटर को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कॉइल हमने लेना है। ये समझेंगे कॉइल है हमारे पास, वहां हमने कॉइल को डायरेक्ट आगे बैटरी के साथ अटैच किया था, लेकिन यहां जो कॉइल है उसके आगे यहां पर हमारे पास जो है वो रिंग्स की शक्ल में स्प्लिट रिंग्स होती हैं, ठीक है, और इसके साथ ब्रशेस अटैच होती हैं जिसको कम्यूटेटर बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग जो है वो इसके साथ अटैच करेंगे। हम लोग यहां पर समझ लें कुछ इस तरह से इसको, ये स्प्लिट रिंग्स हैं, यहां से सेंटर से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। ये देखिए कुछ इस तरह से पहले आपने बना लेना है, फिर उसको आपने लाइक दिस इस तरह से स्प्लिट रिंग्स आपने बनाने। और इसके गिर जो है यहां पर क्या होते हैं, यहां पर ब्रशेस होते हैं, ठीक है, यहां भी और यहां पर भी। ये जो ब्रशेस हैं ये आगे अटैच होती हैं बैटरी के साथ। इसका आगे कनेक्शन किसके साथ होता है जी? बैटरी के साथ होता है। यहां पर समझिए कि स्विच के है और उसके आगे यहां पर आपकी ये बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और ये जो मैंने आपके साथ कॉइल यहां पर बना के आपके साथ शेयर किया है, और यहां से एक मतलब शॉफ्ट भी होती है जो यहां से निकली होती है, जिसके गिर जो है वो लंबी सी शॉफ्ट, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये जो आपका मैंने अभी कॉइल है, कॉइल जो है वो कॉइल के गिर्द जो है एक मैग्नेट होता है। मतलब यहां से हम लोग अब एक मैग्नेट जो है, ये समझ लें कि इसके गिर्द जो है एक मैग्नेट है, लाइक दिस। अब ये मैग्नेट जो है, कॉइल जो है वो मैग्नेट के अंदर होता है। इसके दो पॉइंट भी जैसे लास्ट टाइम हमने मेंशन किए थे, पी क्यू और आर एस, ये इसके पॉइंट्स हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है जी, जैसे पीछे मैंने आपके साथ बात की थी। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जब करंट यहां से फ्लो करती है, बिल्कुल वैसे जैसे पीछे हमने बात की थी, जब बैटरी को हम ऑन करते हैं यहां से स्विच के से, तो क्या होगा कि करंट यहां से मूव करेगी, और ये जो करंट है ये करंट का रूट होता है, ठीक है। गुजरने के बाद करंट जो है वो इसमें दाखिल होती है कॉइल में। जब कॉइल में करंट दाखिल होगी तो क्या होगा भाई, करंट जो है वो रोटेट करेगा, सॉरी आपका कॉइल जो है वो रोटेट करेगा, और इसकी जो रोटेशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स है, यहां पर जो फोर्स एक्ट करती है पी क्यू पर, ये अपवर्ड एक्ट करती है, और ये जो आपका आर एस है, यहां पर यही फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करती है। और एक ही वक्त में कपल की शक्ल में जब ये रोटेट करता है तो एक फोर्स ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, लेकिन ये फोर्सेस एक दूसरे को जाहिर है कैंसिल कर देंगी। तो फिर यहां पर जो है वो कैसे ये रोटेशन जो है वो पैदा होगी। तो होता यह है कि हम लोग यहाँ पर जो कॉइल होता है इसको हमने आगे किसके साथ अटैच किया है, उसको हमने स्प्लिट रिंग्स हैं इनके साथ और ब्रशेस के साथ। तो क्या होता है, ये ब्रशेस जो होते हैं इनको ब्रशेस बोलते हैं, ये ग्रेफाइट के बने होते हैं भाई, ठीक है। और इसके अलावा ये आपका स्प्लिट रिंग है, रिंग है, लेकिन स्प्लिट रिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमने इसको स्प्लिट किया हुआ है, बीच में से हाफ मतलब दो पार्ट इसके की होते हैं, इसलिए इसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं। ये स्प्लिट रिंग्स, और इनकी वजह से ये जो रोटेशन होती है, ये रोटेशन रिवर्स कर देती है करंट को। यानी ये जो ब्रशेस हैं जब ये मूव करता है, मतलब कपल प्रोड्यूस होता है, जो मैंने आपको बताया था असूल होता है डीसी मोटर का, जिसकी वजह से ये आपका कॉइल रोटेट कर रहा होता है, लेकिन उसकी रोटेशन चूंकि अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो वो कैसे रोटेट करेगा। तो ये स्प्लिट रिंग जो है और ब्रशेस जो हमने अटैच की, इसको मजबूरी तौर पर हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर, इसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं।
ये जो कम्यूटेटर है इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सारा प्रोसेस है करंट का वो रिवर्स होता है। जब ये रिवर्स होता है करंट इसमें से गुजरती है और इसका जो मतलब पहले ये देखिए रोटेट करता हुआ कॉइल जो है जो परपेंडिकुलर पोजीशन में जाता है, मतलब यहां से ऐसे जाता है, तो फिर यही इसी की वजह से रिवर्सल दोबारा से करंट गुजरता है और ये इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देता है। और ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन हमारे कॉइल में, ये मैंने आपके साथ सिंगल कॉइल शेयर किया है। जैसे जैसे हम लोग इसमें कॉइल जो है वो बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर हम जो है वो जितने ज्यादा हमारे कॉइल गुच्छा जो है वो बढ़ता जाएगा सोलेनोइड की तरफ, उतनी ही इसमें जो है वो रोटेशन ज्यादा होगी और उतनी ही जो आपकी मोटर है, जो आपकी डीसी मोटर है, वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगली मूव करेगी, उसमें ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी और वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकेगी काइनेटिक एनर्जी में, जिसके लिए हम इसको यूज करते हैं। यानी यही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड की है, तो डीसी मोटर का बेसिक काम क्या होता है, उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आगे कन्वर्ट कर देती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, जिसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो यही वर्किंग प्रिंसिपल है हमारा कि भाई कॉइल जो है इस पर इसमें से जो करंट गुजरती है, ये देखें लाइक दिस, तो इसमें क्या होता है, कॉइल आपका, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कॉइल में रोटेशन पैदा होती है और कॉइल जो है वो रोटेट करता है और दोनों तरफ फोर्स, इस सिरे पर जो है इस साइड पर पी क्यू जो है यहाँ पर फोर्स अपवर्ड और यहाँ जो आर एस है इस पर डाउनवर्ड, यानी जस्ट लाइक कपल। इसी असूल पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी डीसी मोटर है वो वर्क करती है और यहाँ पर ये वैसे तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देती हैं, लेकिन रिवर्सल प्रोसेस होता है कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग जो है और ये जो आपके ब्रशेस हैं इनकी वजह से, जिससे करंट रिवर्स होता है और जो आपका कॉइल है वो फिर रोटेट मसलसल करता चला जाता है। और जितने ज्यादा आप लोग इसमें कॉइल बढ़ाते चले जाएंगे, उतनी ही ज्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होगी, रोटेशन ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये है जी आपकी डीसी मोटर से रिलेटेड। इसको मजीद जो है मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूं, इसकी रीडिंग भी बुक से भी, वो भी आप लोग जो है वो इसको समझ सकेंगे मजीद। और तो भाई वी कैन सी, मतलब जो अभी मैंने आपके सामने फिगर बनाई, अगर आप उसको देखते हैं, द सिंपल कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, आपको यहाँ पर एक सिंपल कॉइल दिखाई दे रहा है, ठीक है, रोटेट मोर देन 90 डिग्री, द 90 डिग्री पे से ज्यादा एंगल पर रोटेट करता है, यानी फ्री परपेंडिकुलर फॉर्म में जाता है और फिर वो चेंज करता है। द फोर्स पुश द पी क्यू साइड ऑफ द कॉइल अप एंड आर एस जो है वो डाउनवर्ड, यानी दोनों एक ही वक्त में एक अप और एक डाउन मतलब मूव करेंगे। तो फिर क्या होगा, द लूप डाउन अंटिल द लूप रीच द वर्टिकल पोजीशन। इन दिस सिचुएशन प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नेट फोर्स ऑन द कॉइल इज जीरो। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट पैरेलल एक्ट करेंगी तो नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो हो गई। सो द लूप विल नॉट कंटिन्यू टू टर्न बिकॉज द फोर्सेस आर स्टिल अप एंड डाउन एंड हेंस बैलेंस। अब इसको आगे रोटेशन कैसी होगी, अगली पार्ट की तरफ आते हैं। हाउ कैन वी मेक दिस कॉइल टू रोटेट कंटिन्यूअसली, इट कैन बी डन बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जैसी करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, और वो कौन रिवर्स करेगा, ये आपकी स्प्लिट रिंग। और याद रखें कि कॉइल जब घूमता है तो उसके साथ साथ आपके स्प्लिट रिंग्स भी घूमते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है रोटेशन पैदा होती है। ये जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है, उसी रोटेशन की वजह से जो है वो आपका स्प्लिट रिंग भी वो भी रोटेट करते हैं। इट कैन बी डन बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट जस्ट एज द कॉइल रीच इट्स वर्टिकल पोजीशन। दिस रिवर्सल ऑफ करंट विल अलाउ द कॉइल टू रोटेट कंटिन्यूअसली। ठीक है जी। तो टू रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट, द कनेक्शन टू कॉइल इज मेड थ्रू एन अरेंजमेंट ऑफ ब्रशेस एंड अ रिंग दैट इज स्प्लिट into two halves called a split ring commutator, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये जो आपका पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। और इसमें आपने देखा है कि रिंग आपका स्प्लिट किया हुआ है। इसी स्प्लिटिंग की वजह से जो है वो करंट जो है वो क्या होती है, रिवर्सल का प्रोसेस जो है वो तैयार करती है। तो ब्रशेस विच आर यूजुअली पीसेस ऑफ ग्रेफाइट, ये जो ग्रेफाइट के पीसेस हैं ये क्या करते हैं, मेक कांटेक्ट विद द लूप, यानी आपका जो लूप के साथ कांटेक्ट है ब्रशेस की वजह से वो कायम रहता है। ठीक है जी। तो एज अ लूप रोटेट्स सो डज द कम्यूटेटर, लूप रोटेट करेगा तो आपका कम्यूटेटर भी रोटेट करता है। द स्प्लिट रिंग is arranged so that each half of the commutator change brushes just as the coil reach the vertical। जब आपका कॉइल जो है वो यहां से घूमते हुए वर्टिकल पोजीशन में पहुंचेगा तो उस वक्त आपका जो कम्यूटेटर है वो भी रोटेट करता है, वो चेंज हो जाती हैं। आपके ये जो स्प्लिट रिंग्स है वो भी अपनी पोजीशन जो है वो घूमकर चेंज करती हैं उस वक्त। तो ब्रशेस जस्ट एज अ कॉइल रीच द वर्टिकल पोजीशन, चेंजिंग ब्रशेस रिवर्स द करंट in the loop. As a result, the direction of the force on each side of the coil is reversed
एंड इट कंटिन्यूज टू रोटेट, यानी दोनों तरफ जो रोटेशन है वो फिर इस तरह से कंटिन्यूसली फोर्स जो है वो दोनों तरफ आपकी होगी, एक अपवर्ड डाउनवर्ड, और वो कॉइल आपका रोटेट करता चला जाएगा. दिस प्रोसेस रिपीट्स at each half turn, causing coil to rotate in the magnetic field continuously. The result is an electric motor, जिसकी हम बात कर रहे हैं, which is a device that converts to electric energy into rotational kinetic energy. Kinetic energy तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन रोटेशनल. ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर के हवाले से, इलेक्ट्रिक मोटर एक कैसी डिवाइस होती है, अगर पूछा जाए डेफिनेशन तो आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर विच इज डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, इन प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर जो है द कॉइल कॉल्ड द आर्मेचर, इसको जो है हम लोग जो है बेसिकली जो आपकी प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर है, ये तो हमने एक सिंगल कॉइल से, उसमें बहुत सारे कॉइल्स होती हैं, ठीक है. दरमियान में जो मैंने बोला शाफ्ट होती है, एक्सल होता है, उसके गिर्द लूप्स की शक्ल में बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये आपका आर्मेचर कहलाता है. इसको नाम हम देते हैं आर्मेचर, जो यहां पर सिंगल कॉइल की शक्ल में है, लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रिकल मोटर होती है उसमें अगर मैं शाफ्ट इस तरह से बताऊं तो उसके गिर्द इस तरह से बहुत ज्यादा कॉइल्स की शक्ल में जो है वो लूप्स जो है वो मौजूद होते हैं. इसी वजह से आपकी मोटर जो है वो जितने ज्यादा उसमें लूप्स ज्यादा होंगे वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगली अपनी जो है मूवमेंट करेगी. अच्छा, इज मेड ऑफ मेनी लूप्स माउंटेड ऑन अ शाफ्ट और एक्सल. द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड आइदर बाय परमानेंट मैग्नेट और बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट. चाहे आप परमानेंट मैग्नेट यूज कर लें, ये आपका मैग्नेट है बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है उसके, तो चाहे आप लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट वो भी यूज कर सकते हैं. इस सिलसिले में दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है. द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड आइदर बाय परमानेंट मैग्नेट और बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉल्ड अ फील्ड कॉइल. जो फील्ड कॉइल बनेगा मैग्नेट की वजह से बनेगा जो इसके गिर्द होता है. द टॉर्क ऑन द आर्मेचर एंड एज अ रिजल्ट the speed of the motor is controlled by varying the current through the motor. आप जितनी करंट जो है उसको वेरी करेंगे, उसी से आप मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं कम ज्यादा करके. तो इससे फिर हम कह सकते हैं द स्पीड ऑफ द मोटर इज कंट्रोल्ड बाय द वेरिंग द करंट थ्रू द मोटर. द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्मेचर कैन बी इंक्रीज. आर्मेचर पर जो फोर्स है वो कैसे इंक्रीज की जा सकती है, उसमें डिफरेंट चीजें हैं. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा ये जो कॉइल है, मैंने आपको इस तरह बना के दिखाया, ये कॉइल के हम जितने ज्यादा टर्न्स बढ़ाते जाएंगे, मतलब जितने ज्यादा इसके टर्न ज्यादा होंगे इस कॉइल के, उसी तरह से आपकी जो फोर्स है वो उतनी ही ज्यादा यहां पर लगेगी. इसी तरह से इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल, कॉइल में जितनी ज्यादा करंट होगी उससे भी फोर्स उसी कदर बढ़ेगी. फिर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, ये जो मैग्नेट आपका जितना स्ट्रांग होगा, इनके दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी, उसी कदर फोर्स भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी. इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, और अगली बात है कि आपकी कॉइल, मतलब एक कॉइल आपका ये है, मतलब सपोज उसका एरिया सिर्फ इतना सा है, एक आपका कॉइल ये है, एक आपका कॉइल ये, जैसे जैसे आप कॉइल का एरिया बढ़ाते जाएंगे उससे भी फोर्स जो है वो बढ़ती चली जाएगी. ये था बेटा आपका डीसी मोटर. ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है बेसिकली मैं आपको इस तरह से इसको समझाऊंगा कि अगर आपकी जो एरिया होता है किसी भी, मतलब सपोज आप उसको परपेंडिकुलर रखते हैं, अगर मैं ये जरा परपेंडिकुलर शेप में शो कर रहा हूं इसको, हॉरिजॉन्टल के लिए हम कुछ इस तरह से शो करेंगे पैरेलल की शेप में. अगर आपकी जो लाइंस होती हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के रास्ते में जो एरिया है वो आपका अगर परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस में से गुजरेंगी और उसी वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा. और अगर आपका एरिया जो है वो हॉरिजॉन्टल शेप में है यानी पैरेलल शेप में है तो उस वक्त जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होगी उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो मिनिमम प्रोड्यूस होगा. मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा कब, ये मैं आपको कुछ इस तरह से समझा सकता हूं. जैसे मेरे पास अगर ये देखिए, ये मेरे पास अगर कोई सरफेस एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर फोर्सेस देखें, ये अगर उनके रास्ते में परपेंडिकुलर है लाइक दिस, तो यहां से जो फोर्सेस, ये मेरी फिंगर समझें कि फोर्सेस हैं, तो ये मैक्सिमम. और अगर ये इसके रास्ते में यूं होगा, ये देखिए
ये पैरेलल फोर्सेस के पैरेलल अब मिनिमम इंडक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये सारा जो है इसके लिए थोड़ी सी मैं आपको रीडिंग भी कर देता हूँ, सिंपल सा टॉपिक है। Hans Christian Oersted and Ampere discovered that an electric current through a conductor produces a magnetic field amount it around it. तो माइकल फैराडे ने थॉट किया that the reverse must also be true, that a magnetic field must produce an electric current। ठीक है जी, तो फैराडे found that he could induce electric current by moving a wire through a magnetic field। उसने मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके दरमियान जब उसने एक वायर को मूव किया, ठीक है, करंट में से, तो इन द सेम ईयर आगे फिर जोसेफ हेनरी था also showed that a changing magnetic field could produce electric current। यानी उसने ये देखा कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, कम करते हैं, बढ़ाते हैं, ज्यादा होती हैं तो कम होती हैं, तो उससे भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से। तो नो वी शैल डिस्कस फैराडेज एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें देखें कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप डेफिनेशन जो है वो बुक में निशान लगाएं। The strength of the magnetic field is defined as the number of magnetic lines of force passing through the surface। जो मैंने अभी आपको समझाया कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स जो है वो उसमें से गुजरती हैं उतनी उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है। The number of lines of force is maximum when the surface is held perpendicular। अगर सरफेस आप मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में परपेंडिकुलर रखेंगे तो फिर क्या होगा कि भाई वो जो उनकी फोर्स होगी, स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो मैक्सिमम होगी। इसी तरह से इट विल बी मिनिमम व्हेन सरफेस हेल्ड पैरेलल। जब सरफेस आप कैसे रखेंगे, पैरेलल, ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल, मैंने शेप उनकी जरा डिफरेंट इसलिए बनाई कि आपको समझाने के लिए। पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, if we place a coil in the magnetic field of bar magnet, some of the magnetic lines of force will pass through it। ठीक है, if the coil is far away from the magnet, only a few lines of force will pass through the coil। मतलब इसको भी जरा मैं आपको इस तरह से समझा देता हूं कि अगर आपके पास ये एक मैग्नेट है, ये समझिए आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, अब मैग्नेट के रास्ते में आपने एक रखा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स की एक कॉइल रखा है। ये जितना इसके करीब होगा उतनी ज्यादा इसमें से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस गुजरेंगी। और अगर आप इसी मैग्नेटिक यानी मैग्नेट के से जरा दूर रखते हैं कॉइल को, तो उस शक्ल में ये कम गुजरेंगी इसमें से, मतलब ज्यादा नहीं गुजर पाएंगे। जितना वो करीब होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है उसमें से गुजर सकती है, और जितना आप उसको दूर रखेंगे कॉइल को मैग्नेट से, उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन उसमें से गुजरेंगी। ठीक है जी। However, if the coil is close to the magnet, a large number of lines of force will pass through it। ठीक है, this means we can change the number of magnetic lines of force through a coil by moving it in the magnetic field। This change in the number of magnetic field lines will induce an EMF in the coil। यानी हम लोग इसको अगर चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को कम करते हैं, बढ़ाते हैं, ज्यादा करते हैं, तो इसकी चेंजिंग की वजह से जो है इसमें क्या होगा, इसमें EMF इंड्यूस होता है कॉइल के अंदर। ये जो कॉइल है इसके अंदर फिर क्या इंड्यूस होगा, EMF। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यही इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक रूल है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, इसके लिए एक दो एक्टिविटी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक्टिविटी नंबर है 15.2। ये बेटा आपकी बुक के, इसमें आपने क्या करना है कि आपने एक जो है वो लूप यानी लेना है, लूप की शक्ल में कॉइल लेना है, उसको आपने ये शू मैग्नेट लेना है, आपने ये समझ लें कि हार शू मैग्नेट है। ठीक है, हार शू मैग्नेट, ये इसका सपोज नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। आपने करना क्या है कि जो आपने इसके दरमियान देखें यहां पर क्या प्रोड्यूस हो रही है, ये सारी क्या है, ये सारी इसके दरमियान में जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हुई क्या है, सारी ये फील्ड ऑफ लाइंस हैं। ठीक है जी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब इसके दरमियान में से आपने एक लूप जो है, मैंने जैसे आपको बताया कॉइल का लूप आपने कुछ इस तरह से ले लेना कि ये समझें कि एक लूप है जो इसके दरमियान में से आपने गुजारा हुआ लेके जाना है। ठीक है, और उसको आगे आपने अटैच कर देना है किसके साथ, आपने गैल्वेनोमीटर के साथ। यहां समझ लें कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के साथ आपने दोनों एंड्स के साथ आपने इसको अटैच किया हुआ है। अब इसको आपने लूप को जो है वो पहले आपने पैरेलल मूव करना है, मतलब इस लूप को आपने इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, तो भाई कोई करंट इंड्यूस नहीं करे। यानी जब आप इसको समझें कि ये मेरे पास अगर लूप है
तो मैं लूप को क्या कर रहा हूं कि इसी तरह मूव कर रहा हूं मैग्नेट के दरमियान। ये देखें, इस तरह मूव करूंगा तो ये जो आपके यहां पर जो मैंने आपके पास गैल्वेनोमीटर बनाया था, गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, यानी वो बिल्कुल इसी तरह से इसी पोजीशन पर रहेगी। और अगर मैं इसको डाउनवर्ड लेके जाता हूं या अपवर्ड लेके जाता हूं, मतलब अब मैंने इसकी मूवमेंट क्या की है, डाउनवर्ड, या फिर मैं इसको अपवर्ड लेके जाता हूं, अपवर्ड या डाउनवर्ड, उस वक्त करंट इंड्यूस होगी। अगर डाउनवर्ड ले जाने से इसकी डायरेक्शन जो है वो डिफ्लेक्शन जो है वो ये गैल्वेनोमीटर की जाती है, मतलब सुई जो है वो इस तरफ मूव करती है। तो जब हम इसको अपवर्ड लेके जाएंगे तो उसकी डिफ्लेक्शन यकीनन जो है वो इसकी बजाय अब किस तरफ जाएगी, वो दूसरी तरफ मूव करेगी। तो मींस करंट कब इंड्यूस होता है कि जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, उसमें आपने लूप की जो मूवमेंट है वो उसके परपेंडिकुलर की, जिसने उसने काटा है, यानी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, यानी लाइक दिस मूवमेंट, यानी जब आपकी मूवमेंट जो है वो दिस लाइक दिस है, अप डाउन, मतलब या आप उसको अप करते हैं लूप को या डाउन करते हैं, तो फिर ही करंट इंड्यूस होता है और गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो फौरी तौर पर डिफ्लेक्शन शो करेगी। दूसरी मैंने आपको बताया कि अगर आप उसको यू मूव करती हैं लाइक दिस, यानी पैरेलल, तो फिर करंट इंड्यूस नहीं होती। तो ये भाई छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसको साथ में रीड भी कर देता हूं। टेक अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ अ वायर एंड कनेक्ट इट्स टू एंड्स विद अ गैल्वेनोमीटर, यानी ये हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर है जो हमने लिया है, ठीक है, जी से मैं डिनोट कर दी, ये गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर के साथ हमने किसको, लूप को अटैच किया हुआ है उसके दोनों सिरों के साथ। नो होल्ड द वायर स्टेशनरी और मूव इट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग यू शेप मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी या तो आप इसको स्टेशनरी भी रखेंगे तब भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, ये मतलब इसकी डिफ्लेक्शन कुछ भी शो नहीं होगी, ये बिल्कुल मतलब इसकी सुई जो है वो सेंटर में रहेगी जब आप इसको मूव ही नहीं कर रहे लूप को, या फिर आप उसको इसके मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के पैरेलल मूव कर रहे होते हैं, तो नो डिफ्लेक्शन, ठीक है जी। एंड हेंस देयर इज नो करंट, नो मूव द वायर डाउनवर्ड थ्रू द वायर फील्ड, या तो आप इसको डाउनवर्ड मूव करेंगे इसी लूप को, लूप ऑफ वायर को, या इसको अपवर्ड, देन क्या होगा भाई, नो मूव द वायर डाउनवर्ड थ्रू द फील्ड, करंट इज इंड्यूस्ड इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी, चाहे वो इस तरफ हो या इस तरफ हो, किसी एक तरफ, ठीक है। उसी तरह से फिर आप क्या करते हैं कि नेक्स्ट आप नो मूव द वायर अपवर्ड थ्रू द फील्ड, डाउनवर्ड या अपवर्ड, उस शक्ल में भी करंट फिर से इंड्यूस होगी, और वो करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, कभी इस डायरेक्शन में, दूसरी इस डायरेक्शन में, यानी गैल्वेनोमीटर की सुई जो है बकायदा तौर पर आपको अगर ऐसे है तो डिफ्लेक्शन यूं शो करेगी, सपोज अपवर्ड में यूं करती है तो डाउनवर्ड में यू, या अगर डाउनवर्ड में इस तरफ कर रही है तो अपवर्ड में, यानी उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो कब शो होगी, जो हमें बताएगी कि करंट इंड्यूस हुआ है जब आपने इसको अप एंड डाउन मूव किया है लूप को, जिसको आपने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है जी। यानी यहां से ये मैंने आपको बात जो समझाई कि जो आपकी फील्ड ऑफ लाइंस हैं, फील्ड ऑफ लाइंस के अगर पैरेलल है लूप की मूवमेंट, तो फिर नो करंट इंड्यूस, फिर करंट इंड्यूस नहीं होगी, ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। कब प्रोड्यूस होगा, जब उनकी डायरेक्शन जो है वो अप एंड डाउन यानी उसके पैरेलल होगी, ये देखिए पैरेलल होगी, अप हो या डाउन हो, यानी वो फील्ड ऑफ लाइंस को कट कर रही है, काट रही है उस वक्त, ठीक है जी। तो ये था भाई इसके बारे में। It implies that an electric current is generated in wire only when the wire cuts magnetic field of line, जैसे मैंने आपको समझाया, this induced current is generated by the induced EMF in the circuit. Faraday found that to generate current in a conductor must move through a magnetic field or a magnetic field must change across the conductor. तो फिर हम कह सकते हैं the process of generating an induced current in a circuit by changing the number of magnetic lines of force passing through it, it is called electromagnetic induction. तो electromagnetic induction क्या है कि हम लोग जनरेट करते हैं, करंट इंड्यूस करते हैं सर्किट के अंदर, कैसे कि फील्ड ऑफ लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, हम उसमें से क्या कर रहे होते हैं, पास करवाते हुए उसको चेंज करते हैं, उसमें चेंज होता है कभी अप एंड डाउन, उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में चेंज लाने की वजह से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है प्रोड्यूस होती है। एक और छोटी सी एक्टिविटी है, वो भी इसी बात को समझाने के लिए है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं। एक्टिविटी नंबर 15.3 15.3 इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो है बेसिकली क्या है कि हमारे पास यहां पर एक सोलिनॉइड समझ लें, ठीक है, वो हमने लिया हुआ है, हमने सोलिनॉइड, ये देखें लाइक दिस, ये लूप वाला, अब हमने इसको अटैच किया हुआ है, इसका भी एक, दोनों एंड्स में से एक एंड हमने
जो है वो गल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल्स होते हैं उसके साथ हमने इसको अटैच किया हुआ है। ये समझने कि हमारे पास कोई गल्वेनोमीटर है तो ये इसके दोनों पॉइंट्स के साथ हमने जो पोलैरिटीज होती हैं, मतलब दो पॉइंट होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड होता है या ग्रीन, जो भी मतलब दो पॉइंट्स होते हैं उनके साथ हमने इसको अटैच किया हुआ है। ये हमारा गल्वेनोमीटर है एक, ठीक है जी। अब होगा क्या कि इसके हम लोग इसके ये जो लूप्स हैं हम इसके करीब क्या लेके आ रहे हैं, एक मैग्नेट को। यहां पर हम लोग पहले हमने क्या किया था कि हमने वायर को मूव किया था, बात समझ रहे हैं। हमने मैग्नेट के करीब क्या लेके गए थे, वायर लूप जो था उसको ऊपर नीचे मूव किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है यहां पर हमारे पास एक मैग्नेट है, हम उस मैग्नेट को इस कॉइल के या तो हम लोग करीब लेके जा रहे हैं या अभी लेके जा रहे हैं। अब इसकी जो मूवमेंट होगी मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से, ये जो मैग्नेट हम इसके करीब लाएंगे तो उस वक्त इसमें डिफ्लेक्शन शो होगी। सपोज इसकी डिफ्लेक्शन जो है यहां पर इसकी सुई है, उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो इस तरफ होती है, फिर हम उसको अवे लेके जाते हैं तो फिर उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो यकीनन दूसरी तरफ होगी। यानी वही काम होगा जो पीछे हमने लूप से किया था। वहां हमने लूप को मैग्नेट के जो है वो उसके जो हमने शू मैग्नेट लिया था उसके बीच में हमने लूप को मूव किया था, ठीक है, अप एंड डाउन। यहां पर हम लोग जो ये हमारे पास कॉइल है इसमें से जो करंट इंड्यूस हो रही है किस वजह से हो रही है कि अब हम लोग जो है मैग्नेट को, ये हमारा मैग्नेट है, इसको हम लोग इसके या तो इसके करीब लेके जाते हैं या इसे अभी लेके जाते हैं, तो फिर भी उसी शक्ल में यहां पर डिफ्लेक्शन शो होगी गैल्वेनोमीटर की पर, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई करंट जो है वो इंड्यूस हुई है, ठीक है। ये अनदर एक्सपेरिमेंट है इसके लिए, ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से है। तो इसमें मैं रीड आउट कर देता हूं। दिस एक्टिविटी शोज वन Faraday's experiment in which current is induced by moving a magnet into the solenoid or आउट ऑफ द सोलिनॉइड। या तो सोलिनॉइड के हम लोग क्या लेके जा रहे हैं, इनटू लेके जा रहे हैं मैग्नेट को, या फिर आउट, या इन या आउट, ठीक है। उस शक्ल में क्या हो रहा है, व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी। पहली बात है कि अगर आप मैग्नेट को मूव नहीं करते, मैग्नेट को सिर्फ इसके करीब लेके जाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, जैसे पीछे हमने बात की थी। डिफ्लेक्शन कब होगी, जब हम उसकी मूवमेंट करेंगे, ठीक है जी। द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट, मतलब व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी नो करंट इज इंड्यूस्ड when the magnet is moved towards the solenoid, या तो उसकी तरफ होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा कि जब आप उसको क्या करते हैं कि अवे लेके जाते हैं, दोनों शक्लों में। towards the solenoid the needle of the galvanometer deflects towards right, indicating that a current is being induced in the solenoid. When the magnet is pulled away from the solenoid the galvanometer deflects towards left, यानी लेफ्ट एंड राइट, मतलब किसी एक तरफ जब आप उसको मूव करते हैं तो एक तरफ उसकी रिफ्लेक्शन शो होगी, ठीक है। फिर आप उसको अवे लेके जाते हैं तो उसकी गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है उसकी पॉइंटर की वो दूसरी तरफ शो करेगी, जिससे हमें पता चलता है कि करंट इंड्यूस हुई। when the magnet is pulled away from the solenoid the galvanometer deflects toward left, ठीक है, indicating that the induced current in the solenoid is in the opposite direction. So from the above experiments we conclude that an EMF is induced in the coil when there is a relative motion between the coil and the magnet. यानी रिलेटिव मोशन है, कभी उसकी मतलब अवे कभी उसकी टुवर्ड्स, इन आउट। तो ये जो रिलेटिव मोशन है इस वजह से जो है वो भी करंट इंड्यूस होती है। तो फिर आप कह सकते हैं फेनोमेना इन व्हिच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये अदर डेफिनेशन भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कि ईएमएफ इंड्यूस होता है रिलेटिव मोशन किन के दरमियान, मैग्नेट और कॉइल। चाहे तो आप मैग्नेट को देखें मूव कर लें आगे पीछे या कॉइल को, यानी ये जो रिलेटिव मोशन होती है दोनों की उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसके अंदर जो हमें डिफ्लेक्शन शो करती है गैल्वेनोमीटर पर, तो ये हमारी जो है इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है जी। The value of induced EMF in a circuit is directly proportional to the rate of change of number of magnetic lines of force through it. जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो यहाँ पर ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस उतनी ही आपकी करंट भी ज्यादा इंड्यूस्ड होगी। ये फ्लेमिंग्स लॉ है, इसको क्या क्या नाम देते हैं, फ्लेमिंग्स लॉ। ये फ्लेमिंग ने लॉ बयान किया था कि भाई जितनी ज्यादा आपकी आपकी जो फील्ड ऑफ लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही करंट जो है वो ज्यादा, यानी वो फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। सादा लफ्ज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन अ सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स थ्रू इट, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में पूछा जाता है, फैक्टर्स इफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। कौन कौन से फैक्टर ईएमएफ पर जो है
वो इफेक्ट करते हैं। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी जितनी ज्यादा देखें, यानी आपकी इंड्यूस करंट किस पे डिपेंड करेगी, ये जो मेरे पास अगर मैग्नेट, मैं समझिए कि ये मैग्नेट है, तो इसकी जो मोशन है उसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, हम जितनी ज्यादा स्पीड में उसको इन आउट उतनी ही ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस होगा उसमें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, और जितनी देखें, एक ये मेरे पास कॉइल था, मैं अगर कॉइल जो है वो ये लेता हूं, इसमें नंबर ऑफ कॉइल इससे मजीद ज्यादा है, तो इससे और ज्यादा, मैं इसकी बजाय एक और कॉइल है उसमें, अब देखें नंबर ऑफ कॉइल्स मजीद बढ़ गई, तो ये भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसको बढ़ाने में। तो भाई ये था भाई आज का टॉपिक हमारा, ठीक है। बेसिकली ये जो आपके इस चैप्टर में टॉपिक है, बेसिकली वो मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो प्रैक्टिकली टॉपिक्स हैं, इनको आप मतलब एक्टिविटीज अगर आप करते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, और एक्टिविटीज को जो है वो अंडरस्टैंड करते हुए डायग्रामेटिकली फिर आप इसको स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, और डायग्राम्स बनाकर इन टॉपिक्स को करना समझना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो बेटे आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम।